कभी सोचा है कि जिन वादियों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, जहां सिर्फ तनाव और संघर्ष का माहौल था, क्या वो जगहें पर्यटन का एक नया केंद्र बन सकती हैं? आज हम भारत की एक ऐसी ही बिल्कुल नई और अनोखी पहल पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये इतिहास, शौर्य और देश की रणनीति को करीब से महसूस करने का एक मौका है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी गहरे सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी जगह जहां कभी भीषण संघर्ष हुआ हो, वो एक तीर्थ स्थल जैसी बन सकती है? एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ नज़ारे देखने नहीं बल्कि प्रेरणा लेने जाएं। अब ये सब अचानक से खबरों में क्यों है? क्योंकि इसी साल 15 जनवरी 2025 को देश के 77वें सेना दिवस के खास मौके पर इस ऐतिहासिक पहल को लॉन्च किया गया। इसके तहत पहली बार देश के उन युद्ध क्षेत्रों को आम नागरिकों के लिए खोला गया है जो अब तक हमारी पहुंच से बहुत दूर थे। वो जगहें जो भारतीय सेना की वीरता की गवाह रही हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए हमारे साथ वीरता के इस दौरे पर, एक ऐसे सफर पे जो हमें भारत के सबसे अहम और रणनीतिक मोर्चों पर ले जाएगा। ये वो जगह हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है या खबरों में सुना है। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर बसी गलवान घाटी। ये नाम सुनते ही जहन में सीधे साल 2020 की वो तनावपूर्ण झड़प की यादें ताज़ा हो जाती हैं ना। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सीमाओं की तरफ खींच लिया था। ये जो संख्या है 20, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 20 भारतीय जांबाज सैनिकों की कहानी है जिन्होंने 2020 के उस टकराव में बिना किसी आधुनिक हथियार के, सिर्फ अपने जज्बे और हिम्मत के दम पर लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। ये संख्या हमें हमेशा उस कीमत की याद दिलाती है जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुकाई जाती है। अब हम और भी ऊपर दुनिया की छत की ओर चढ़ाई करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी। इन मुश्किल हालात में हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब अपना रुख करते हैं पूर्वी हिमालय की ओर। ये है डोकलाम, वो पठार जो सामरिक रूप से बहुत अहम है। यहीं पर भारत, भूटान और चीन की सीमाएं आकर मिलती हैं, और यहीं पर साल 2017 में भारत और चीन की सेनाएं कई हफ्तों तक आमने सामने खड़ी रही थी। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये उन 73 दिनों की कहानी है। एक ऐसी जंग की जो हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत और कूटनीति से लड़ी गई। सब कुछ जून 2017 में शुरू हुआ, जब चीन ने वहां सड़क बनानी शुरू की। 18 जून को भारतीय सैनिकों ने दखल दिया, और फिर 73 दिनों के भारी तनाव के बाद 28 अगस्त को दोनों सेनाएं शांति से पीछे हट गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डोकलाम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखता है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये वो पतला सा रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ता है। दूसरी बात, ये भारत, भूटान, चीन के ट्राई जंक्शन पर है। और तीसरी सबसे अहम बात, भारत ने यहाँ भारत भूटान मैत्री संधि के तहत भूटान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। ये वाकई आज के जमाने में भू राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। डोकलाम के पास ही है चोला का ऐतिहासिक दर्रा। ये वो जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहीं पर 1967 में यानी 1962 की लड़ाई के सिर्फ 5 साल बाद भारतीय सेना ने एक नई कहानी लिखी थी। ये भारतीय सेना के बदले हुए जज्बे और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 1967 में चोला में एक छोटी मगर सीधी और जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जो भारत के लिए एक बड़ी सामरिक जीत थी। वहीं 2017 में डोकला में एक लंबा, बिना गोली चले गतिरोध था, जो कि एक कूटनीतिक और सैन्य सफलता थी। इससे पता चलता है कि 50 सालों में सीमा पर टकराव का तरीका कितना बदल गया है, सीधी लड़ाई से लेकर रणनीतिक धैर्य की परीक्षा तक। लेकिन असली सवाल अब आता है, आखिर इन युद्ध क्षेत्रों को आम लोगों के लिए खोलने के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, ये सीमाओं के लिए एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सेना प्रमुख के मुताबिक ये पूरी पहल 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें और सुविधाएं बनाना। दूसरा है कम्युनिकेशन, यानी संपर्क बेहतर करना।
तीसरा, टूरिज्म से स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अवसर पैदा करना। और चौथा और सबसे जरूरी, शिक्षा, यानी आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति और अपने सैन्य इतिहास के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा करना। और इस बड़ी रणनीति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यानी वीवीपी। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद है सीमा पर बसे गांवों का पूरी तरह से विकास करना, ताकि वहां से लोग शहर की तरफ पलायन ना करें, उन्हें वहीं रोजगार मिले और हर सरकारी योजना का फायदा उन तक पहुंचे। क्योंकि एक सीधा सा सिद्धांत है, एक जीवंत सीमा ही एक सुरक्षित सीमा होती है। स्क्रीन पर ये जो लोगो है, ये उसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का है और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, समुदायों को मजबूत करके सीमाओं को मजबूत बना देना। यानी सीमा पर बसे गांव को इतना आत्मनिर्भर और विकसित बना देना कि वो खुद देश की सुरक्षा के मजबूत स्तंभ बन जाएं। और अच्छी बात यह है कि इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू करने के बाद कई सीमावर्ती गांवों में आबादी बढ़ी है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, मतलब लोगों का शहरों से वापस अपने सीमावर्ती गांवों की ओर लौटना, ये एक बहुत ही सकारात्मक और रणनीतिक रूप से अहम संकेत है। तो अगर ये सब सुनकर इन जगहों पर जाने का मन बन रहा हो, तो इसकी योजना कैसे बना सकते हैं? चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि आगंतुकों के लिए प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं। चलिए सिक्किम का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, इस टूरिज्म को बहुत ही नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से चलाया जा रहा है। सिर्फ भारतीय नागरिक जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति 500 रुपए का इनर लाइन परमिट लेना होता है और गाड़ी के लिए भी अलग परमिट लगता है। शुरुआत में तो हर दिन जाने वाली गाड़ियों की संख्या भी सीमित रखी गई है। और सबसे खास बात, स्थानीय होम स्टे में कम से कम एक रात रुकना जरूरी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि इस टूरिज्म का सीधा फायदा सीमा पर रहने वाले लोगों को मिले। दरअसल ये पूरी पहल सिर्फ सीमाओं को खोलने या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद है सीमाओं को देखने का हमारा नजरिया बदलना, एक ऐसी सोच जो देश के नक्शे से आगे बढ़कर राष्ट्र की चेतना से जुड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में इस पूरी सोच का सार छिपा है। ये हमारे आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे पहले गांव हैं। जब हम सीमा पर बसे गांव को देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव मानते हैं, तो उनके विकास और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना एक स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है। ये सोच सीमाओं को देश का अंतिम छोर नहीं बल्कि राष्ट्र का पहला प्रहरी मानती है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या युद्ध के मैदानों को राष्ट्रीय गौरव के स्थलों में बदलना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, या फिर ये किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना और उसकी आत्मा को एक नई परिभाषा देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।